नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी होना आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में। अब तक विश्व की 4 सभ्यताएं प्रकाश में आई हैं, जो इस प्रकार से हैं। इनमें देश का नाम पहले लिखा हुआ है और सामने नदी का नाम लिखा हुआ है। तो पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फराज नदियों के किनारे, दूसरी मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, तीसरा भारत की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है, ये सिंधु नदी के किनारे, और चौथी चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे, जिसे पीली नदी कहा जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखिए। यहाँ से उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये चिनाब नदी के किनारे है। तो वहाँ से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे वहाँ तक फैला हुआ है। और इसी प्रकार से पश्चिम में सूतकांगेडोर दास्त नदी या दास्क नदी कहा जाता है, इसको बलूचिस्तान में है। वहाँ से लेकर के आलमगीरपुर यूपी में मेरठ के पास में है ये। तो आलमगीर जो हिंडन नदी के किनारे हैं वहाँ तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में इनका जो अंतिम सिरा है वो बताया गया है। अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अतीत। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने जो एक लेख प्रकाशित हुआ था 1842 में, उसमें ये लिखा हुआ था कि 1826 में चार्ल्स मैसन ने एक लेख के द्वारा भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा के होने की बात कही। 1834 में बर्नेस ने किसी नदी के किनारे ध्वस्त किले होने की बात कही। जब बात ध्वस्त किले की करते हैं तो वो बर्नेस ने बताया था सन 1834 में। 1851 से 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में, यानी 3 साल बाद, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ए कनिंघम लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्होंने हड़प्पा का मानचित्र भी जारी कर दिया था। अब विस्तार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और गोदावरी नदी के किनारे जो एक हमने पढ़ा था यहाँ पर दैमाबाद, वहाँ तक फैला हुआ है। और पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ में जो है वहाँ तक था। ये तो विस्तार दोबारा हो गया एक प्रकार से। और वह उत्तर से दक्षिण तक लगभग, अब दूरी लिखी हुई है, 1400 किलोमीटर था उत्तर से दक्षिण। इस प्रकार से ऊपर से नीचे 1400 किलोमीटर था, पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। और अभी तक उत्खनन और अनुसंधान करीब 2800 स्थल ज्ञात कर दिए गए हैं। वर्तमान में नवीन स्थल प्रकाश में आने के कारण अब इसका जो आकार है वो विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह हो गया है। पहले तो इस प्रकार से आप उसको स्क्वायर या एक आयताकार कह सकते हैं, लेकिन अभी विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह हो गया है अलग अलग स्थल मिलने से। सन 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये 2 भाई थे। तो 1856 की बात है ये। कराची से लाहौर तक वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो इन 2 भाइयों के आदेशों से पहली बार हड़प्पा के टीले से कुछ ईंटें निकाली गई। और 1881 में एक बार पुनः ए कनिंघम हड़प्पा के टीले पर गए और वहाँ से उन्होंने कुछ मुहरें प्राप्त की। तो 1899 से 1905 के दौरान लॉर्ड कर्जन जब भारत में वाइसराय बन के आए तो इन्होंने 1904 में, ये महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी, 1904 में भारत में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और भारत में प्राचीन इमारतों और नगरों के संरक्षण और सर्वेक्षण का आदेश पारित किया गया। पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग वह होता है जो पुरानी चीज़ों का संरक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यह इसी का ही उत्तरदायित्व होता है। तो इसी के शासनकाल में जॉन मार्शल नए निदेशक के रूप में भारत आए और उन्होंने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो जॉन मार्शल द्वारा बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी में से कौन नहीं था, इस प्रकार प्रश्न आते हैं। तो इन 5 के नाम देखिए। राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरा राखलदास बनर्जी, तीसरा अर्नेस्ट मैक्के, चौथा माधव स्वरूप वत्स और 5वां मार्टिन विलर। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और 5 के नाम कहीं ना कहीं उत्खनन में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए 5 सदस्यों की कमेटी जो जॉन मार्शल ने बनाई थी, ये आप याद रख लेना। इन सभी लोगों को भारत में प्राचीन नगर और सभ्यता का पता लगाने का आदेश दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि जो उत्खनन करता है या जो खोज करने वाले लोग हैं वो यही लोग थे, क्योंकि इनका काम ही यही था। सन 1921 में जब इनकी ये कमेटी बना दी गई थी यहाँ पर,
तो 1921 में सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खोज की। सन 1922 में इसी प्रकार से राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों ही जो महत्वपूर्ण शहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर या महत्वपूर्ण राजधानियाँ मानी जाती है। हड़प्पा ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये याद रखेंगे आप। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश आते हैं देखिए, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग आते हैं। जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का नाम का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। तो जॉन मार्शल वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार सिंधु सभ्यता के नाम का प्रयोग किया था। ऐसे पुरातत्वविद थे। नंबर 1 पर अमलानंद घोष ने चौथी संस्कृति का हड़प्पा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना, जो नियोजित या ये अपन कह सकते हैं नगरीय सभ्यता के रूप में। मोहनजोदड़ो की बहुसंख्यक जनता भूमध्य सागरीय प्रजाति की थी और सिंधु सभ्यता के नवीनतम स्थल थार का मरुस्थल, वेंगीकोट और गुजरात में करीमशाही खोजे गए हैं। नवीनतम मतलब जो हाल ही में सबसे नए जो स्थल है वो कहाँ है, तो थार के मरुस्थल में खोजे गए हैं, वेंगीकोट में, और गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है करीमशाही। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, जिसके कारण से ये सभ्यता बेहद प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है अद्भुत नगर नियोजन व्यवस्था और जल निकासी की। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है जल निकासी की जो प्रणाली है बहुत सुनियोजित है और जिससे कि स्वच्छता का जो मापदंड है वो निर्धारित किया जा सकता है, तय किया जा सकता है। तो यहाँ बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित थी। पहला दुर्ग और निचला जो भाग था उसको शहर नाम दिया गया है। दुर्ग में शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग जो था, जो शक्तिशाली वर्ग था, वह दुर्ग में निवास करता था और दुर्ग के चारों ओर दीवार थी, इससे घिरा हुआ था, इसके निचले शहर से इसे अलग किया गया था। और दूसरा भाग जिसमें नगर के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ नागरिक कौन थे, सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक वर्ग निवास करते थे। और निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जिस प्रकार से आज का चंडीगढ़ का शहर है, ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती थी। सड़कों के किनारे सुव्यवस्थित नालियाँ बनी थी और ये नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थी। इनमें घरों से निकलने वाला गंदा पानी छोटी नालियों से होते हुए मुख्य सड़क पर बड़े नाले में मिल जाता था। मतलब नालियों से जो गंदा पानी निकलता था वो बड़े नालों तक पहुँचता था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर योजना लगभग समान थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारे जो क्षेत्र है वो जुड़े हुए हैं, तो लगभग दोनों ही जगह व्यवस्था समान थी। यहाँ पक्की हुई ईंटों का उपयोग होता था। भवन निर्माण में पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। और भवन में सजावट आदि का अभाव था, मतलब बाहरी दिखावा यहाँ पर नहीं था, केवल मजबूती पर ध्यान देते थे। प्रत्येक मकान में स्नानागार था, कुएं और गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। और मकानों के दरवाजे बीच में नहीं होकर के किनारे पर होते थे, बिल्कुल बीच में नहीं होते थे दरवाजे, मकान के एक साइड, वो दाएं या बाएं हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार ये इस चित्र में देख सकते हैं आप, ये जो मकान है, इस मकान के अंदर देखिए एक किनारे पर यहाँ पर जो है वो ये मकान का दरवाज़ा है और ये नालियाँ बनी हुई है जहाँ ईंटों का प्रयोग किया गया है, और ये स्नानागार इत्यादि जो आपके सामने है। तो देखिए आगे, अब यहाँ ये चित्र है उन स्थानों का जहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के होने के जो अवशेष हैं वहाँ से मिले हैं। तो देखिए ये मोहनजोदड़ो है यहाँ पर, और जो हड़प्पा है वो देखिए यहाँ पर रहमान डेरी के पास में, और ये पाकिस्तान है। वर्तमान में दोनों स्थान पाकिस्तान में है। और ये सूतकांगई डोर इस प्रकार से इधर है, और ये तो सबसे पश्चिमी जो भाग है वो हो गया, और सबसे पूर्वी भाग है ये आलमगीर यहाँ पर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और सबसे उत्तरी मांडा यहाँ तक। ठीक है, ये श्रीनगर और पेशावर आपकी पहचान के लिए दिए गए। इसी प्रकार से बनवाली, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान में, चन्नूदड़ो अभी पाकिस्तान में है। इसी प्रकार सूरकोटड़ा ये गुजरात में, रंगपुर, रोजदी, लोथल। ठीक है, ये मुख्य जो क्षेत्र है, प्रदेश है, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। अब पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम जो है वो अलग अलग प्रयोग में लिए जाते हैं एक ही सभ्यता के लिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पर हड़प्पा, यहाँ से सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी। लोथल जहाँ से गोदीबाड़ा मिला है, भोगवा नदी के किनारे हैं और SR राव ने इसकी खोज की थी।
कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के, गग्गर नदी के किनारे था और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया था। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे और फजल अहमद खां द्वारा खोजा गया था। चनूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे और एन.जी. मजूमदार द्वारा। और रंगपुर मादर नदी के किनारे एम.एस. वत्स के द्वारा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। सोतकांगेड़ और दास नदी के किनारे बलूचिस्तान में है ये, ऑरेल स्टाइन के द्वारा। और अंतिम लिखा हुआ है बनवाली सरस्वती नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज की गई। अब पढ़ते हैं हम रेडियो कार्बन पद्धति। ये एक विशेष पद्धति है जिसका प्रयोग अवशेष कितना पुराना है यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इस पद्धति के खोजकर्ता थे बिलियर्ड्स एफ लिब्बी। बिलियर्ड्स एफ लिब्बी ने रेडियो कार्बन पद्धति की खोज की थी। इसके द्वारा संसार की प्रत्येक वस्तु में कार्बन के 2 अणु होते हैं, एक तो C12 और दूसरा है C14, C12 और C14। ये दो जो कार्बन के अणु हैं वो हर प्रकार के मटेरियल में होते हैं। तो जब तक ये सजीव अवस्था में होते हैं तब तक इन दोनों में अणुओं की जो मात्रा है वो समान रहती है, परंतु जैसे ही कोई वस्तु जो है वो मृत अवस्था में हो जाती है तो C12 की मात्रा तो स्थिर रहती है, लेकिन जो दूसरा C14 है इसकी मात्रा में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। तो लगभग 5730 वर्ष के बाद क्या होता है, C14 की मात्रा घट करके आधी रह जाती है। तो C14 की मात्रा उस मटेरियल में, उस पदार्थ में कितनी है, इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि वो पदार्थ कितना पुराना है। तो इसी आधार पर किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात कर ली जाती है। रेडियो कार्बन C14 की तिथि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य काल है वो क्या माना गया है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वमान्य है क्योंकि ये एक वैज्ञानिक विधि है रेडियो कार्बन पद्धति। ये पूछा जाए किस आधार पर, तो रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का समय रहा था हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का। अब जहाँ से प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं, प्रमुख स्थल और विशेषताएं। तो पहला यहाँ सबसे प्रमुख जो स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है वर्तमान में, तो पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। स्टुअर्ट पिकट ये पुरातत्वविद थे, कई जगह इनका नाम आएगा। तो इनके अनुसार यह अर्ध औद्योगिक नगर था, मतलब यहाँ उद्योग धंधे थे लेकिन प्रॉपर औद्योगिक नगर की तरह नहीं था क्योंकि यहाँ लोग भी रहते थे। तो यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था और इसकी खोज करी थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में। प्रमुख स्थल है इसके मांटगोमरी, पाकिस्तान, पंजाब, वर्तमान में साहिवाल है इसका नाम। नदी कौन सी नदी के तट पर, तो रावी नदी के बाएं तट पर। और इसका उत्खनन 2 बार किया गया। ये देखिए ये डायग्राम बताया गया है। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा और वर्ष 1926 में ही मार्टिन व्हीलर के द्वारा। यह नगर 2 भागों में विभाजित था। एक तो पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहते हैं और दूसरा पश्चिमी टीला जो दुर्ग का टीला है। नगर टीला मतलब जहाँ शहर के सामान्य निवासी रहते थे और दुर्ग टीला मतलब जहाँ प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, मतलब राजा महाराजा या शासक, पुरोहित इत्यादि। हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष और क्या क्या मिला हड़प्पा से, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से मिली है, जिससे हड़प्पा वासियों ने उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी माना है। यहाँ से बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है, पत्थर की मूर्ति जिस पर धड़ नहीं है। और हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 समाधि R37 नाम दिया गया है। यह हड़प्पा से मिला है। और कांसे का दर्पण मिला है, प्रसादन मंचूसा, श्रृंगार पेटी, लिपस्टिक इत्यादि यहाँ से मिले हैं। और मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। और सर्वाधिक अलंकृत मुहरे, अलंकृत का मतलब बहुत ही सुंदर भव्य जो मुहरे हैं जिनकी कारीगरी बहुत उत्कृष्ट है, ऐसी मुहरे यहाँ से मिली हैं। हड़प्पा युग की सर्वाधिक जो मुहर है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा युग की सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सैंधव सभ्यता की मोहरें शैल खड़ी स्टेटाइट से निर्मित होती थी। ये प्रश्न आ सकता है कि सैंधव सभ्यता की जो मोहरें किससे बनती थी, तो शैल खड़ी से। यहाँ की मोहरें 3 प्रकार की होती थी, पहली आयताकार, दूसरी वृत्ताकार और तीसरी वर्गाकार। और सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो वर्गाकार है। इन मोहरों पर एक श्रृंगी बैल या हिरण, कुबड़दार बैल, मातृ देवी, व्याघ्र, पशुपतिनाथ और भैंसा इत्यादि का अंकन मिलता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि इनमें से किसका अंकन सिंधु सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है, जिसमें उदाहरण ऑप्शन दे सकते हैं आपको, एक श्रृंगी बैल, दूसरे में कुबड़दार बैल, तीसरे में मातृ देवी और चौथे में व्याघ्र की जगह और कुछ यहाँ पर जैसे कुत्ता लिख दिया, तो वो इनमें से कौन सा नहीं है, तो कुत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये नाम लिखे गए हैं
इनका अंकन तो यहाँ की मोहरों पर मिलता है। तो ये हो गया हड़प्पा। दूसरा पढ़ते हैं हम मोहनजोदड़ो। मतलब प्रत्येक के बारे में सारी बातें जितनी संभव है उतनी यहाँ पर बताई गई है। देखिए मोहनजोदड़ो, इस नाम का अर्थ क्या होता है? मोहन जो दड़ो, मतलब मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला कहा जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे अवस्थित था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, ये भी पाकिस्तान में, ये वर्तमान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, ठीक है। इसकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने और 1922 में। सबसे पहले मिला था हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई, और 1922 में, एक साल बाद में, राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। इसे सिंध का नकलिस्तान कहते हैं। यह प्रश्न आता है, सिंध का नकलिस्तान किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यह नगर 8 बार उजड़ा और 9 बार बसा। 8 बार उजड़ने का मतलब है 8 बार ये बर्बाद हुआ, और सबसे पहली बार जो बसा वो एक ऐड हो जाएगा, और 8 बार जो उजड़ा वो वापस बसा वो 8 हो जाएंगे। तो 1 + 8 9 हो गए। तो 8 बार उजड़कर 9 बार बसा, इस प्रकार से, जिसके 7 क्रमिक स्तर यहाँ पर अवशेष में मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे जो बड़ी इमारत थी वो क्या थी? वहाँ का अन्नागार। अन्नागार का मतलब वहाँ जहाँ धान के गोदाम, जिसको आज अपन बोल सकते हैं। और इसी प्रकार सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था यहाँ का विशाल स्नानागार, जिसको अपन स्विमिंग पूल बोलते हैं। तो इस स्नानागार का धार्मिक महत्व भी था, क्योंकि इसके चारों ओर जल भंडारण के लिए बड़े बड़े टैंक मिले हैं, और इसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये जॉन मार्शल ने कहा, जिसने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, और इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले, अब ये यहाँ से क्या क्या मिला है उन अवशेषों में महत्वपूर्ण है कि 3 मुख वाले एक देवता का अंकन किया गया है एक मुहर पर। तो ऐसी मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और इसके चारों तरफ भैंसा, हाथी, गैंडा, व्याघ्र, और निचले स्तर पर 2 हिरण, और ऊपर भाग पर मछली और 10 अक्षरों का अंकन मिलता है। तो ऐसी विशेष जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ की उपाधि प्रदान की, और साथ में आदितम शिव की उपमा दी है। जो आज के शिव है उसकी उपमा दी है जॉन मार्शल ने इसको। इस स्थल से मानव कंकाल, शायद नरसंहार के साक्ष्य मिले हैं। मतलब हो सकता है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए होंगे, ठीक है। नरसंहार का मतलब यही होता है कि मनुष्य का संहार करना, उसको मारना। तो यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये प्रश्न पूछा गया है बहुत परीक्षाओं में कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। इसका निर्माण द्रव्य मोम विधि से हुआ था, और हड़प्पावासी तांबे और टीन को मिला करके कांसे का निर्माण करते थे। कांसे में तांबा और टीन दोनों मिलाया जाता है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर एक योगी को, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा दिखाया गया है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई ये भी मुद्रा। तो 2 विशेष मुद्रा यहाँ से, एक मुद्रा पर तो 3 मुख वाले देवता, और दूसरी तरफ इन सबके चित्र और 10 अक्षरों का अंकन, और दूसरी मुद्रा पर योगी जो ध्यान की मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा दिखाया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल आता है यहाँ पर लोथल। लोथल को औद्योगिक नगर माना जाता है। औद्योगिक नगर मतलब है कि जहाँ उद्योग धंधे सर्वाधिक हो, ठीक है। तो लोथल से मनके बनाने का, इसलिए जो औद्योगिक चीज़ें हैं या कारखाने हैं, तो कारखाना एक है यहाँ पर मनके बनाने का, जो लोथल से मिला है। इसी प्रकार माप, बाट, माप तोल के लिए पैमाना, हाथी दांत इत्यादि यहाँ पैमाना होता था। यहाँ सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड, जिसको बंदरगाह बोलते हैं आज अपन, ये यहाँ पर था। क्योंकि ये जो लोथल है वो गुजरात में समुद्र तट के करीब ही है, तो इस कारण से यहाँ पर गोदीबाड़ा रहा होगा निश्चित रूप से। और सिकोतरी माता यहाँ की समुद्री देवी थी। लोथल की समुद्री देवी कौन सी थी? सिकोतरी माता। 4 नाव के साक्ष्य से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार का पता चलता है, और संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था लोथल का गोदीबाड़ा। ये सार्वजनिक स्थल था क्योंकि यहाँ जो अन्य सभ्यता है वहाँ के लोग भी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए, और लोथल उस समय पश्चिम एशिया से व्यापार करने का प्रमुख स्थल था, क्योंकि ये पश्चिमी साइड में है हमारे देश के। तो यहाँ से समुद्र के सारे इस प्रकार से पश्चिम एशिया के देशों के साथ, सभ्यताओं के साथ व्यापार रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो यहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं। तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा मतलब खोपड़ी का ऑपरेशन कहाँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। 3 युगल समाधान मतलब एक साथ दफनाए गए 3 शव, जिनका सिर उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा की तरफ है, ये लोथल से मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं। और लोथल की सबसे प्रसिद्ध कृति, ये देखिए अंडरलाइन करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। लोथल की सबसे प्रसिद्ध कृति पक्की ईंटों का बना जहाज़ों का डॉकयार्ड था, मतलब जहाज रखने का स्थान, जिसको गोदीबाड़ा कहा जाता है। ये पक्की ईंटों का बना हुआ था जो त्रिभुजाकार था। और यहाँ से मिली हुई मोहरों में सबसे महत्वपूर्ण वे है जो ईरान की खाड़ी में मिली मोहरों के अनुरूप है, जिससे मेसोपोटामिया और फारस यानी ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों का पता चलता है।
तो मतलब लोथल से वो मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया और फारस से इनके व्यापारिक संबंधों का पता लगाती है, अनुमान लगाया जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण शहर है वो है कालीबंगा। ये महत्वपूर्ण स्थान कहाँ है? तो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। तो कालीबंगा से हड़प्पा के सभ्यता के साथ साथ अब इसके उत्खननकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। तो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। मतलब सबसे पुराने जो अवशेष मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काली यानी काला रंग और बंगा यानी चूड़िया। कालीबंगा से प्राप्त क्या क्या साक्ष्य हुए हैं? तो ऊंट के प्रथम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। हल की आकृति और जोते हुए खेत के साक्ष्य, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। और हल की आकृति मिले हैं। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसलें बोते थे, इसके अवशेष मिले हैं। दीनहीन की बस्ती इसको कहा जाता था, गरीबों की बस्ती, क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतर खेती करते थे। ऐसे ही कुछ अवशेष मिले हैं यहाँ पर। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं और खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं लोथल के साथ। और यहाँ से एक खोपड़ी में छेद किए हुए मिले हैं। तो खोपड़ी में छेद किए हुए कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ समाधान 3 प्रकार किया जाता था। एक तो आंशिक समाधान, दूसरा आंशिक मतलब शरीर का कुछ हिस्सा ही जो है वो जलाया जाता था। पूर्ण समाधान, पूरे शरीर को गाड़ा जाता था। और दाह संस्कार मतलब उसको जलाया जाता था। तो कालीबंगा से विश्व के, यह और महत्वपूर्ण बात कि विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, जो कि लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास आया होगा। और अलंकृत फर्श, अलंकृत मतलब सजाया हुआ, कारीगरी की हुई ऐसा फर्श, ईंटें और बेलनाकार मोहरे और हवन कुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। नोट, क्या बात महत्वपूर्ण है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी कहा। तो किसने कहा? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा। बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया में भी प्रचलित थी, अतः यह कहा जा सकता है कि संभवतः कालीबंगा के जो व्यापारिक संबंध है वो मेसोपोटामिया के साथ रहे होंगे। और इसका जो अवशेष है वो यहाँ पर है, ये है कि यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रयोग में लाई जाती थी। अगला महत्वपूर्ण स्थान है चन्हू-दड़ो। चन्हू-दड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, मतलब पाकिस्तान में ही है। और इसकी खोज सबसे पहले करी थी NG मजूमदार, नानी गोपाल पूरा नाम इसका, NG मजूमदार ने 1931 में, मतलब जो हड़प्पा है उसके 10 साल बाद NG मजूमदार ने 1931 में खोज की थी चन्हू-दड़ो की। और इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया, जो 5 सदस्यों की कमेटी में शामिल था। चन्हू-दड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से, ये महत्वपूर्ण बात है, वक्राकार ईंटें, वक्राकार का मतलब इस तरह से लहरें खाती हुई ईंटें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, यह एक औद्योगिक केंद्र था लोथल की तरह ही, और यहाँ से भी लोथल की तरह मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। और क्या क्या मिला है देखिए, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक इत्यादि के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। हाथी का खिलौना, पीतल की इक्का गाड़ी और शाही की दवात के साक्ष्य भी मिले हैं। चन्हू-दड़ो से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य कहाँ से नहीं मिले हैं? तो उसका आंसर रहेगा चन्हू-दड़ो। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से कि बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, जैसे कोई कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा हो तो उसके जो पाँवों के जो निशान हैं वो निशान यहाँ से मिले हैं। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से जुकर और जांगर की बात करेंगे अपन तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आना चाहिए और वो है चन्हू-दड़ो, कि चन्हू-दड़ो से जुकर और जांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस संस्कृति के बारे में जानकारी आप इंटरनेट से देख लेना। अगला यहाँ पर स्थान है बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार जिले में, सरस्वती नदी के किनारे। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से मिट्टी के खिलौने जैसे हल इत्यादि की प्राप्ति हुई है। और इस स्थल से जौ, तिल और सरसों के ढेर मिले हैं। और बनवाली में जल निकास प्रणाली का प्राय अभाव था। तो कौन सी जगह पर जल निकास प्रणाली का? बनवाली, नाम ही है बनवाली लेकिन नाली नहीं बनवाली। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और अगला स्थान है रंगपुर। ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के किनारे स्थित है रंगपुर। रंगपुर, मादर र पर खत्म हो रहा है और र से स्टार्ट हो रहा है रंगपुर। यहाँ पर पूर्वकालीन और उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से चावल की भूसी के प्रमाण मिले। तो चावल की भूसी के प्रमाण मिले अपन को रंगपुर से। अगला स्थान आता है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा नाम याद आते ही आपको आना चाहिए घोड़े के अवशेष, घोड़े की अस्थियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं सूरकोटड़ा से। ये कहाँ है देखिए, गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में। इस स्थल की खोज 1964 में हुई और किसने करी? जगपति जोशी ने। एक हिंदुस्तानी व्यक्ति है जगपति
जोशी जी ने सुरकोटड़ा की खोज करी थी। और यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, मतलब ये पता लगाया जा सकता है कि उस समय घोड़े रहे होंगे। और कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और ऊपर से कब्र को पत्थर से ढकने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब बात कर रहे हैं अपन धौलावीरा की। ये धौलावीरा कहाँ आता है? तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा इस सीरियल में आपने देखा होगा कि चंपक चाचा का जो गांव है वो है भचाऊ जिले में, ठीक है, तो वहीं पर है ये धौलावीरा। तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ में धौलावीरा स्थित है। और यहाँ से क्या मिला है महत्वपूर्ण? तो पॉलिशदार सफ़ेद पाषाण पत्थर के जो टुकड़े हैं वो बड़ी संख्या में मिले हैं जिन पर पॉलिश की गई है। और यह हड़प्पा के सबसे बड़े नगरों में से एक है धौलावीरा। इसमें जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता लगाया जा सकता है, मतलब ये जो जल निकासी की व्यवस्था यहाँ उत्तम थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड जिसको बोलते हैं, खेल का मैदान, कहाँ से मिला ये प्रश्न बनता है। तो धौलावीरा से ये खेल का मैदान मिला है। और घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और अन्य हड़प्पाई स्थल के विपरीत धौलावीरा जो है वो 3 खंडों में विभाजित है। अन्य तो केवल दो भागों में विभाजित है, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा जो नगर था कि ये 3 खंडों में विभाजित था। पहला तो दुर्ग जहाँ पर कौन लोग रहते थे? राजा महाराजा और उच्च वर्ग के लोग। मध्यम नगर जहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग रहते थे। और निचला नगर जहाँ पर उनसे भी जो गरीब लोग थे वो लोग निचले नगर में रहते थे। अब बात करते हैं सूतकांगेडोर की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी पर सूतकांगेडोर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी ज्ञात नगर है। जो सबसे पश्चिम वाला जो नगर है वो है सूतकांगेडोर। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी पर स्थित है। और यहाँ से बंदरगाह के अस्तित्व का पता चला है, जिस प्रकार से लोथल पर पता चला है। अब है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी हो गया सूतकांगेडोर और सबसे पूर्वी हो जाएगा आलमगीरपुर। यह यूपी के मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है। और यहाँ से एक भी मातृ देवी की मूर्ति और मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है आलमगीरपुर से। इस पुरास्थल में भारत सेवक समाज संस्था का विशेष योगदान रहा इसकी खोज में, ठीक है। अब बात करते हैं रोपड़ की। ये पंजाब का एक खोजा गया स्थल है। 1950 में, आराम से याद हो जाएगा, 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी, ठीक है, रोपड़ की। यहाँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। और शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। रोपड़ में अंडा, याद रख लेना आप सभी। यहाँ से मानवीय कब्र के नीचे एक कुत्ते का शव मिला है रोपड़ से। मानवीय कब्र के नीचे एक कुत्ता भी दफनाया गया है, उसके ऊपर मानव को एक कब्र में दफनाया गया है। अगला स्थान आता है कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ है? तो यह स्थल हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों से संबंधित है। और यहाँ के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं, परंतु नींवों में पत्थर का उपयोग हुआ है। मकान जो बने हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं और नींवों में पत्थर का प्रयोग हुआ है, मतलब नींव मजबूत और मकान भले कच्चे होंगे तो चलेगा। राखीगढ़ी है हरियाणा के जिंद जिले में। राखीगढ़ी है हरियाणा में जिंद जिले में। और इसकी खोज करी थी प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने। स्वयं भगवान देव ने यहाँ इस स्थान की खोज करी थी, इसलिए नाम है इसका राखीगढ़ी। और भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में से एक है राखीगढ़ी। एक तो धौलावीरा विशालतम है और एक है राखीगढ़ी। अब है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की बात करते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो किस प्रकार सामाजिक जीवन व्यतीत करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, खजूर और मांस खाते थे, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग थे। शाकाहार में गेहूँ, जौ और खजूर का प्रयोग करते थे और मांस भी खाते थे। सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे पहनने के लिए। और इनके प्रमुख मनोरंजन के साधनों में मछली पकड़ना इनके लिए मनोरंजन का साधन था। इसी प्रकार शिकार करना, चौपड़, पासा खेलना इत्यादि मनोरंजन के साधन थे। और समाज की इकाई परंपरागत यानी पुराने तरीकों पर परिवार की व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता के लोग साज सज्जा पर भी ध्यान देते थे। साज सज्जा पर ध्यान देते, तभी तो लिपस्टिक के इत्यादि के, श्रृंगार पेटी इत्यादि के जो अवशेष मिले हैं हमें, खुदाई में स्त्री और पुरुष दोनों ही के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, पहले ही पढ़ लिया हमने। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। और इस बात का पता लगाया जा सकता है किससे कि युद्ध का कोई भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। संभवतः उन्हें तलवार के बारे में भी पता नहीं था, तो आप समझ सकते थे कि वहाँ की व्यवस्था कितनी शांति प्रिय रही होंगी। और अब बात करते हैं धार्मिक मान्यताओं की, मतलब वो धर्म कर्म के अंतर्गत कितना मानते थे। तो इस सभ्यता में कहीं से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब आडंबर इत्यादि दिखावा वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पर। लिंग पूजा के पर्याप्त प्रमाण हैं जिन्हें बाद में शिव के साथ जोड़ा गया है। जैसे पशुपतिनाथ की का आकार जो है वो एक मुद्रा पर, एक मोहर पर मिला था, ठीक इसी आधार पर शिव के साथ जोड़ा गया है लिंग पूजा को। और पत्थर की कई योनि आकृतियाँ भी प्राप्त हुई है
जिनकी पूजा प्रजनन शक्ति की देवी के रूप में की जाती थी। और इस सभ्यता के लोग पशुओं की भी पूजा करते थे, ये बात ध्यान रख लीजिए। वृक्ष पूजा के रूप में ये कौन से वृक्ष की पूजा करते थे, तो उत्तर रहेगा आपका पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। और अग्नि पूजा के प्रचलन भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता में शव विसर्जन के तीनों तरीके, मतलब कौन से तरीके, संपूर्ण शव को पृथ्वी में गाड़ना, पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए बचे हुए भाग को जमीन में गाड़ना, और या फिर शव को दहाकर उसकी भस्म गाड़ना, ये तीनों ही प्रकार के जो तरीके हैं वो शव विसर्जन के प्रचलित थे उस समय, इसके अवशेष मिले हैं। और अब बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की, कैसी थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता व्यापार और वाणिज्य आधारित थी, इसलिए शासन व्यवस्था में भी व्यापारिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिगट और व्हीलर, इन विद्वानों का मत है, इनका विचार है ऐसा कि सुमेर और अक्कड़ की भांति मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता में भी पुरोहित लोग जो है वो शासन करते थे, ऐसा बोलते हैं पिगट और व्हीलर। ये शासक प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखते थे, और संभवतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये उनके राज्य की 2 राजधानियां थी, और तीसरी राजधानी बताया जाता है कालीबंगा को। ठीक है। और हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक यानी राजाशाही नहीं होकर के जनतंत्रात्मक था, मतलब जनता राजा का चुनाव करती थी, ऐसा हंटर बताते हैं। आर्थिक जीवन देखते हैं इनका। पुरातात्विक साक्ष्य से अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग हल या कुदाल से खेती नहीं करते थे। संभवतः ये लोग पत्थर की कुल्हाड़ियों से या लकड़ी के हल से भूमि को खोदकर खेती करते हो, ऐसा अनुमान है। और इन लोगों के औजार बहुत अपरिष्कृत थे, मतलब बहुत ज़्यादा तकनीकी नहीं थे, और यहाँ परंपरागत थे। यहाँ के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाते थे, मतलब समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा धनवान थे, और अतिरिक्त अन्न का उपयोग ये व्यापार और वाणिज्य में करते थे। सिंधु घाटी के लोग खेती के अतिरिक्त और भी बहुत से उद्योग जानते थे। कपास उगाना जानते थे, कपास से काटना जानते थे, और यह भी माना जाता है कि जब सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है तो कपास काट कर ही सूती कपड़े का निर्माण करके निर्यात करते थे, और अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते और कपड़ों को रंगते थे। सिंधु घाटी के लोग अपनी वस्तुएं मिस्र में भी भेजते थे, और यहाँ से कुछ मनके और हाथी दांत का निर्यात किया जाता था। मेसोपोटामिया के एक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि अक्कड़ साम्राज्य के समय में मेलुहा यानी सिंधु घाटी सभ्यता से आबनूस और तांबे, सोने, लालमणि और हाथी दांत इत्यादि का निर्यात होता था। अब तोलने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो बाटों का प्रयोग करते थे। और कुछ बाट घन के आकार के, घन का मतलब जो क्यूब नहीं बोलता है अपन उसको, जो वर्गाकार होता है, तो उस घन के आकार के थे, और कुछ गोल नुकीले है। और इनमें जो तोल है वो किस प्रकार से है, देखो एक गुणक में जस्ट डबल करना है आपको, एक का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और 32 का दुगना 64। तो इस प्रकार इसी क्रम में है इनका अनुपात। और सबसे अधिक जो 16 इकाई का बाट यहाँ पर प्रयोग में आता था। बात करते हैं कृषि की, तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। इसके अलावा ये लोग राई, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर और तरबूज इत्यादि भी पैदा करते थे। और चावल के उत्पादन का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुई है। पशुपालन में ये पालते थे बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हाथी, कुत्ते और गधे। ठीक है। और हड़प्पा निवासियों को कुबड़ वाला सांड जो है वो विशेष प्रिय था, इसलिए इसके अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। ऊंट, गेंडा, मछली, कछुए का चित्रण हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा से हुआ है। और घोड़े के अस्तित्व पर अब भी यहाँ पर विवाद है, भले यहाँ लोथल ये सुरकोटड़ा से वहाँ की हड्डियाँ मिली हो घोड़े की, लेकिन फिर भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं घोड़े का अस्तित्व था, कुछ कहते हैं नहीं था, तो अभी इस पर विवाद बना हुआ है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, मतलब उस समय ऊँट का भी पालन करते थे ये। अब बात करते हैं शिल्प और उद्योग धंधों की, तो कौन से उद्योग धंधे थे, देखिए धातुकर्मी तांबे के साथ तिन मिलाकर के कांसा बनाते थे, और मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा तथा कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की एक छाप मिली है, तो मतलब सूती कपड़े का उत्पादन ये करते थे। और यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। कांस्य मूर्ति का निर्माण द्रव्यमोम विधि से हुआ है, इस विधि के बारे में आप इंटरनेट से पढ़ लेना। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ जो हैं वो पुरुषों की तुलना में नारी की मृण मूर्तियाँ अधिक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये लोग नारी प्रधान समाज को महत्व अधिक देते थे। और हड़प्पा संस्कृति में पशु मूर्तियाँ मानव मूर्तियों से भी अधिक संख्या में पाई जाती है, तो मतलब पशुपालन के भी प्रेमी थे ये, पशुओं के प्रेमी थे। हड़प्पा में कुबड़ वाले बैलों की मूर्तियाँ सर्वाधिक संख्या में मिलती हैं। और मन का उद्योग का जो केंद्र है वो हम पढ़ चुके हैं, लोथल और चन्हुदड़ो में इसका कारखाने के अवशेष मिले हैं। ये देखिए जो मृण मूर्तियाँ हैं उनके अवशेष यहाँ पर आपके सामने हैं। अब कला की बात करते हैं। सिंधु
घाटी के सभ्यता के लोगों ने बहुत उन्नति करी थी। वे बर्तनों पर सुंदर चित्र बनाते थे और मनुष्यों और पशुओं के चित्र बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ से मुहरों पर जो पशुओं के चित्र बने हैं उनसे इन लोगों की कलात्मक अभिरुचि प्रकट होती है। पता लगाया जा सकता है कि ये मुहर पर भी पशुओं इत्यादि के चित्र बनाते थे, मतलब ये कलाकार तो थे। और ये चित्र किसका बनाते थे? बैल, हाथी, चीता, बारहसिंगा, घड़ियाल, गेंडा इत्यादि पशुओं के। तो मुख्य रूप से ये पशुओं के चित्र बनाते थे। और हड़प्पा में 2 मनुष्यों की मूर्तियां भी मिली हैं, जिनसे ये प्रकट होता है कि ये लोग मनुष्यों की मूर्तियां बनाने में भी बहुत कुशल थे। ठीक है। और ध्यान मुद्रा में योगी की पत्थर की मूर्ति और कांसे की नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी की कला के सुंदर नमूने हैं। तो एक तो योगी की मूर्ति और दूसरा कांसे की नर्तकी की मूर्ति। अब व्यापार कहाँ से करते थे ये? तो हड़प्पावासी राजस्थान, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और बिहार से व्यापार करते थे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया, सुमेर और बहरीन से इनके व्यापारिक संबंध थे, जहाँ की मुद्राओं के आधार पर पता चलता है। और 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा क्या है? सिंध क्षेत्र का एक प्राचीन भाग है। इसके साथ व्यापार संबंध होने के उल्लेख मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो मेसोपोटामियाई सभ्यता के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होने के अवशेष मिलते हैं इसी समय के दौरान के। अब मापतोल में मोहनजोदड़ो से सीप का और लोथल से एक हाथी दांत का पैमाना मिला है, मतलब एक मेजरमेंट मिला है। और तौल पद्धति की एक श्रृंखला 1, 2, 4, 8 से लेकर के 64 इत्यादि की तथा 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 इत्यादि। मुहर और लिपि एक बार वापस देखिए। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इन मोहरों में सर्वाधिक सेल कड़ी की बनी हुई है, स्टेटाइट की। और मोहरों पर एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक आकृति मिली है। और लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली। यह प्रश्न आता है भाई कि तांबे की जो मोहरें है वो कहाँ से मिली है? तो लोथल और देसलपुर से। और हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि मुख्यतः भाव चित्रात्मक है। अब बात करते हैं लिपि की, मतलब यहाँ के लोग कैसे लिखते थे। तो ये भाव चित्रात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। वर्ण नहीं लिखते थे, वो भावों को प्रदर्शित करते थे कुछ भी लिख करके। तो इस लिपि की लिखावट सामान्यतः दाईं से बाईं ओर है। और इस लिपि को पढ़ने में अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है, किसी को नहीं पता चला है कि वो क्या लिखा हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इस लिपि की पहली लाइन देखिए यहाँ, दाएं से बाएं, दूसरी लाइन बाएं से दाएं, इस प्रकार से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार से इस लिपि की लाइनें लिखी हुई है। दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस लिपि के दूसरे नाम है सर्पिलाकार, मतलब सांप के आकार की आपको दिखाई दे रही है। और दूसरा गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है इसको। और ब्रष्टोफेदस या ब्रष्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था वेडेन महोदय ने। इन महोदय ने ये प्रयास किया था लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन सबसे पहले प्रयास वेडेन महोदय ने किया था। और इसको पढ़ने का प्रयास करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नटवर झा थे। और लेकिन ये भी असफल रहे। और इस लिपि में कितने मूल चिन्ह हैं? तो इसमें मूल चिन्ह है 64, जबकि 250 से 400 तक यहाँ पर चित्राक्षर है, मतलब चित्र के अक्षर है 250 से 400 तक। और अधिकांशतः जो इसके अक्षर है वो उल्टे यू आकार के हैं। ठीक है, जो इसके अक्षरों में देखने को मिलेगा आपको उल्टा यू देखने को मिलेगा। और लिपि के साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से मिलते हैं। अब बात करते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। इस काल में मनुष्य पत्थर और तांबे के उपकरण या औजार बनाने का प्रयोग करने लगा था और इसी के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। मतलब सबसे पहले अगर जो धातु की बात करते हैं अपन पत्थर के बाद, तो वह ताम्र का नंबर आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो अन्य सभ्यताओं से संबंधित है, वो देखिए। सबसे पहले बनास या आहड़ संस्कृति प्रमुख स्थल था इसका। आहड़, बालाथल, गिलोंट राजस्थान में है। कायथा संस्कृति, कायथा और एरन मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति, कायथा, एरन और नवदाटोली। जौरवे संस्कृति, जौरवे, नेवासा, देमाबाद और इनाम गाँव। और अब पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की देन। ये मातृ देवी की उपासना करते थे। सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक? तो मातृ सत्तात्मक था, इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ से हमें केवल मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ ही मिलती है, अतः सैंधव लोग मातृ देवी के उपासक थे। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, लिंग पूजन करते थे, जिसको आद्यतम शिव की उपमा दी गई है। और योनि पूजा करते थे कामाख्या देवी की। और स्वास्थ्य का चिन्ह
यहाँ से मिला है हड़प्पा से, ये ध्यान देना, हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग सूर्य की उपासना भी करते थे, पीपल की पूजा करते थे। बैल, बतख और पाषाण स्तंभ सबसे पवित्र माने जाते थे और मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार इत्यादि का प्रयोग करते थे। नागेश्वर गुजरात से शंख के साक्ष्य मिले हैं और दक्षिण भारत की पहली फसल रागी से ये अपरिचित थे। जो पहली फसल थी दक्षिण भारत की रागी, उससे ये अपरिचित थे। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब इतनी नियोजित थी तो उसका पतन किस प्रकार हुआ होगा। तो अनुमान है बस, लोगों के नाम लिखे हुए आगे। R.L. स्ट्राइन और A.N. घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। K.U.R. कनेडिया के अनुसार महामारी, जिसमें मलेरिया फैलने के कारण। जॉन मार्शल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और S.R. राव और अर्नेस्ट मैके के अनुसार बाढ़ आ जाने से, क्योंकि सिंधु नदी घाटी में हो सकता है कि सिंधु नदी में तूफान आया होगा, बाढ़ इत्यादि के कारण से नष्ट हुई होगी। स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड के अनुसार भारी आक्रमण से, और वेंगीकोट, और ये देखिए हाल ही में थार के मरुस्थल वेंगीकोट और गुजरात के स्थल करीमसाई से सिंधु का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण होने के साक्ष्य मिले हैं, और मार्टिन विलर ने भी इस मत का समर्थन किया है। तो अब तक जो सर्वाधिक प्रमाणित कहा जा सकता है तो वो है जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ होगा। तो दोस्तों, आप सबका इस वीडियो को लगातार सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली होगी, और अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं या फिर इसमें कुछ भी अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो जानकारी वाले वीडियो हैं वो आपको लगातार मिल सकें। और जल्द ही मैं आपको एक के बाद एक टॉपिक जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिससे कि आपकी रीट परीक्षा की तैयारी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपको मदद हो सके। ठीक है, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हमारा अगला टॉपिक जल्दी आपको मिलेगा, वह है वैदिक सभ्यता के बारे में, जो इसके पश्चात का समय है। तो आपको फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।